चार्ज किसको कहते हैं? बोलो, कोई आइडिया? सोच के बताओ। कुछ तो बोलो। तुम लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि अब चार्ज क्या बताएं, चार्ज है तो है, ऐसा ही लग रहा है। हाँ सर, मतलब ऐसा हाँ सर। एक्सप्रेस करने को हाँ, नहीं है। जैसे मास है तो है ना। हाँ सर। जैसे मास हो गया, जैसे को अब तो फिजिक्स पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन देखो। हम लोग जो पढ़ रहे हैं जेई के लिए, या मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, या जो रिक्वायरमेंट भी है, उसमें डेफिनेशन का ये मतलब नहीं है कि बुक में ऐसा है वैसा लिखा हुआ है, नहीं। जैसे मास, अगर मास को डिफाइन करना चाहो तो मास को लेकर सब कुछ पढ़ चुके हो, क्या बोलोगे इसको? फिजिक्स में एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी मास की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे बात करते हैं। तो मतलब नहीं समझ आ रहा है, यही होता है, तो नहीं समझ आ रहा है, क्या करें, लगता होगा कि अरे सर मास है तो है, पता नहीं सर क्या पूछ रहे हैं। तो जरा ऐसे हम अगर सोचे कि मास एक किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर सारे मैकेनिकल इंटरैक्शन डिफाइन होते हैं, जितने भी फोर्स वगैरह जो कुछ भी हैं, यस सर। है ना। तो शायद ऐसा कह सकते हैं कि मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल based on which all mechanical interactions can be defined, right? मोमेंटम फिर क्या है? मोमेंटम भी वही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बट कैसा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है? मूविंग मास का, है ना। यस। यस सर। वैसे ही चार्ज भी क्या है? हर बॉडी का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब ये ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन डिफाइन होते हैं। आई बात समझ में? यस सर। हाँ सर। है ना। अब मैं फिर कह रहा हूं बार बार, ये समझने वाला डेफिनेशन है। पूरे बुक में जितने भी बुक ढूंढोगे तुम, ढूंढ के रह जाओगे कि कहीं मुझे चार्ज का कोई डेफिनेशन मिल जाए। तो ऐसा नहीं है। अब ये भी नहीं कि किसी स्कूल टीचर के साथ बैठ के अब बहस करने लगो चार्ज किसको कहते हैं। सबके अपने अपने नॉलेज का एक पर्पस होता है ना। तो उनका पर्पस अलग है, हम लोगों का पर्पस अलग है। तो ये कन्विंस हो गए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है ना। यस सर। हाँ सर। और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी which helps in explaining all electromagnetic interactions और phenomena। तो ये सब जरूरत, साइंस ऐसे ही आगे बढ़ता है ना। जैसे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, फिर कोई कहता है कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है, तो कहते जादू गिरता है, जादू है ना। उसी तरह अगर मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता और मैग्नेट आयरन कोबाल्ट को अपनी ओर आई मीन पुल करता, तो ये जादू ही कहते हैं इसको ना। तो ये पूरा नेचर एक्चुअल में जादू है, बट उसके हर फिनोमेना को धीरे धीरे साइंस डेवलप हुआ, एक्सप्लेन करते चले गए। उस एक्सप्लेन करने के प्रोसेस में कुछ चीजें फंडामेंटल है जो फिक्स नहीं होती है,
उसमें से मास भी है, चार्ज भी है। सर क्लियर तो है? चार्ज को एग्जैक्टली बोलेंगे क्या? आते हैं उसमें एग्जैक्टली चार्ज कहाँ से आता है। जैसे मास कैसे भी क्वांटिफाई किया, ये एक अमाउंट ऑफ मैटर हाँ सर। है ना, वैसे ही चार्ज पे भी आते हैं। तो चार्ज में सुनते रहते होगे कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसा कुछ हाँ सर। हाँ है सर। ना। तो जब दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया तो पैरेलली, अच्छा एक चीज और रह गया, अच्छा ठीक है याद आ जाएगा बीच में। देखा कि सब कुछ में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना। हाँ ये सर। ये पूरी कहानी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ही है ना। दुनिया में इवन दो, चाहे ये पेन हो, मार्कर हो, कप हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑल्दो इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, है ना। हाँ सर। यस सर। तो दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब में एक बैलेंस बना हुआ है कि उसमें इलेक्ट्रॉन है, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता घूमता रहता है, जो भी एटम का मॉडल है। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नहीं होता है अनलेस इट्स ए न्यूक्लियर रिएक्शन। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया है ना, उसका आई मीन ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहीं से आ गया है, दैट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। लेकिन किसी चीज में एब्सोल्यूट वैल्यू में बात करोगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर कह दे कि नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब है उसमें पॉजिटिव चार्ज वाली इंटिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो ना, प्रोटॉन हाँ उसमें भी होंगे। ऊपर नेगेटिव डोमिनेट कर रहा है सर। हाँ, सेम थिंग, अगर कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा नहीं है, बट जितना होना चाहिए उससे कम है। कॉमन सेंस है। हाँ सर। हाँ यस सर। तो एक चीज और देखो, हम लोग कुछ भी बोलते हैं, 10 कूलम चार्ज, 20 कूलम चार्ज, 100 कूलम चार्ज, कुछ भी, ये चार्ज का एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पर ही डिपेंडेंट है Yes. सर। यस है सर। ना। इसका मतलब है दुनिया में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करे, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा ना। हाँ सर। इंटीग्रल मल्टीपल इन द सेंस, किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 जाएगा या 50 जाएगा या 100 जाएगा, 1.5 तो नहीं जाएगा। Yes. या सिस्टम में कहीं से फ्रैक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएंगे, 2.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएंगे। सो थ्योरेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने में या क्वेश्चन में हम लोग कुछ भी कह दें कि इस पर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, उस पर इतना, बट आइडियली ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करने के बाद इंटीजर नहीं आए। कॉमन सेंस है ये। यस सर। इस कॉमन सेंस को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी, इसका मास m है। ये ऑब्जेक्ट अगर
मान लो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, या ये ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो इससे इसके मास पर कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉजिटिवली चार्ज हुआ है मतलब डेफिनेटली इसमें से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है, Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन में मास होता है, तो डेफिनेटली इसका मास डिक्रीज करेगा। और अगर नेगेटिवली चार्ज हुआ है मतलब कहीं से तो इलेक्ट्रॉन आया है, मतलब इसका मास इंक्रीज करेगा। तो एक मतलब परसेप्शन ऐसा है कि चार्ज को मास के साथ कभी कोरिलेट नहीं करते, बट ये फैक्ट है कि पॉजिटिवली चार्ज होने से मास डिक्रीज करता है, नेगेटिवली चार्ज होने से मास इंक्रीज करता है। कॉमन सेंस है? Yes, sir. अब शुरू में एकदम फंडामेंटल बात बताता हूँ। होता क्या था कि जब हम लोग फिजिक्स 9th-10th में पढ़ते थे या अभी भी पढ़े होंगे, तो देयर आर सर्टेन फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, उसमें कहीं चार्ज आया था? लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी में सर अभी तक तो शायद नहीं आया। नहीं आया था, है भी नहीं। इलेक्ट्रिक करंट है, हाँ सर, करंट था। करंट था। Yes. जबकि करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो जो हम लोगों का कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस सजेस्ट करता है कि चार्ज शुड बी मोर फंडामेंटल देन करंट। हाँ सर। हाँ सर। हमारा हमारा थॉट प्रोसेस तो यही कहता है ना कि चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी होना चाहिए था, करंट को डिराइव्ड क्वांटिटी होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी करंट है, क्योंकि ये जो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी है ये इनिशियली एक बार फ्रीज किया गया, उसके अपने रीजन थे कि हमें उसको क्वांटिफाई करना है। तो चार्ज को डायरेक्टली मेजर करने में डिफिकल्टी थी, ऑल्दो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी मेजर्ड। समझ आ रहा है? इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ऑल्दो कंसेप्चुअली इट साउंड्स कि चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। आई बात समझ में? हाँ Yes. सो इलेक्ट्रिक करंट is a fundamental physical quantity which defines charge as, अब वो बाद में करते रहना, मैं सिर्फ ऐसे लेता हूँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो dq/dt। क्लियर है? वर्ड पे मत जाओ, फंडामेंटल ऊपर जो मैंने लिखा था फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसको अपने मन से मत समझ लेना कि मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कह रहा था। ये लिटरेचर का फंडामेंटल वर्ड है, और नहीं तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ठीक है? टेक्निकली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट है। कोई डाउट यहां तक? नो सर। No, sir. तो बोल रहा था। अब तुम दूसरी चीज ये लगती होगी कि सर आपने तो लिख दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन, तो इलेक्ट्रिक करंट समझ में आता है, ये मैग्नेटिक कहां से आ गया? तो ऐसे समझो जरा सा
तुम लोगों ने बोर्स मॉडल पढ़ा है क्या? हाँ सर। Yes, sir. चलो चलो सही बात है। बोर्स मॉडल क्या है? रदरफोर्ड का क्या ड्रॉबैक था पहले ये बताओ। बचपन से 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक है इसलिए बोर आया। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या है? सर वो एटम का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं करता, क्या मतलब हुआ इस बात का? सर आटम कि कोलैप्स हुआ। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में चले जाएंगे, क्यों चली तो जाएंगी? एक्सप्लेन नहीं करता क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मोशन में तो फिर एनर्जी लॉस क्यों नहीं होता? तो इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तो एनर्जी लॉस होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? देखो प्लैनेट के अराउंड सन घूम रहा है बरसों से, सन के अराउंड प्लैनेट घूम रहा है, कहाँ एनर्जी लॉस हुआ? मतलब ये कौन सा फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो जैसा कह रहे हो एनर्जी लॉस करेगा, या किसी ने कहा कि दोनों के बीच अट्रैक्शन है तो आ जाना चाहिए, तो प्लेनेट अट्रैक्शन है तो वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, घूमेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम हो ही सकता है ना। हाँ सर हो तो सकता है, पर तो 9th से पढ़ते आ रहे हो, बताओ मुझे, कोई समझाओ कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था? देखो केमिस्ट्री पढ़ लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। सर जैसे हाँ। उसका एक्सेलरेशन चेंज होता था तो इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी, शुड हैव एमिटेड एनर्जी। व्हाई? सर इट्स चेंजिंग एक्सेलरेशन राइट, एक्सीलरेशन कहाँ चेंज हो रहा है? लाइक डायरेक्शन इन रोटेशनल मोशन, तो नॉट टुवर्ड, एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ, नहीं नहीं, एंगुलर एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सीलरेशन तो जीरो है, सॉरी, एंगुलर एक्सीलरेशन तो जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से न्यूक्लियस के चारों ओर, कांस्टेंट स्पीड से न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है ना, तो कांस्टेंट स्पीड है मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो है। अच्छा चलो, तो रदरफोर्ड का एक ड्रॉबैक ये था कि तुम लोगों को मतलब स्कूल में लैंग्वेज रहता है, हम तुम लोग भी रट लिए हो कि एटम की स्टेबिलिटी बता नहीं पाता है, चलो मान लिया, देखेंगे। और क्या ड्रॉबैक था? मैक्सवेल थियरी के अकॉर्डिंग सर वो एटम कोलैप्स होना चाहिए, इसलिए वो उसका स्टेबल नहीं था। क्यों? तो मैक्सवेल ने कहा था एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए। नहीं सर, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में तो उसको एनर्जी डिसिपेट करनी चाहिए, फिर एटम कोलैप्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मोशन में एनर्जी डिसिपेट करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट तो होना ही नहीं चाहिए फिर। इलेक्ट्रिक करंट भी तो चार्ज का मोशन ही है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। अच्छा चलो इसको छोड़ो, दूसरा बताओ, और कोई ड्रॉबैक था? बोलो ना, अरे डरो मत, और कोई ड्रॉबैक था? ये मालूम है तुम लोग, जस्ट पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। ऐसा कुछ पढ़े होगे कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता था, ऐसा कुछ? हाँ सर। हाँ सर। क्या मतलब है क्या मतलब है उस बात का? तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके अराउंड तो फिर वो सारे स्पेक्ट्रम में लाइट एमिट करना चाहिए, बट वो कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी स्किप कर रहा था। नहीं, लाइट क्यों एमिट करना चाहिए? कोई चीज रिवॉल्व करेगा तो लाइट एमिट करेगा, ये क्या कहाँ का थ्योरी है? सर अंडर एक्सेलरेशन है बिकॉज वो प्रोटॉन के पास जाते जा रहा था अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। क्या प्रोटॉन के पास जा रहा है? सर रेडिएशन एमिट करता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? चलो छोड़ो इसको, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करते हो वो क्या है? चलो आज मैं ना पढ़ाता नहीं हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के सोचने के तरीका को ज्यादा लॉजिकल बताता हूँ, क्योंकि ये हमेशा काम देगा, पढ़ाएंगे वो तो कर लेंगे।
थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचो कि ये कहानी चल क्या रही है। ये एटम का जो मॉडल बन रहा है, थॉमसन मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड आया, फिर बोर आया, बोर के बाद भी आया, बहुत कुछ हुआ। ये कहानी है क्या? ये एटम का मॉडल ढूंढने का कोई लॉजिक होगा ना, कि कोई एक लॉजिक होगा जिससे कि, और ये तो 3-4 हम लोग पढ़ते हैं, बीच में तो थाउजेंड ऑफ मॉडल आए होंगे गए होंगे। ये जो हाँ सर। 3-4 मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कुछ सेंस होगा, इसीलिए टेक्स्ट बुक में रिटेन हो गया, नहीं तो 1000 मॉडल आए होंगे गए होंगे, यस यस है ना। तो जरा इस बात को समझो, एटम के मॉडल ढूंढने का चुल कहाँ से मचा, क्या है ये देखो। एक बात जान के तुम लोगों को बहुत आश्चर्य होगा कि एटम के मॉडल में चाहे रदरफोर्ड हो या बोर हो, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन एक अलग है। एक्चुअल एटम का मॉडल डेवलप करने का कंट्रीब्यूशन किसी को जाता है, मतलब साइंस के हिसाब से बता रहा हूं मैं, अपने मन से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं बता रहा, तो वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। ये जो तुम लोग पढ़ते हो ना, लेमन बामन पास्टन ब्रैकेट पीफंड ये सब, हाँ यस सर। हाँ सर। तो ये जो भाई लोग हैं ना, ये लोग, और तुम लोगों का इक्वेशन आ जाता है बड़ा छोटा सा, 1/λ r/z² 1/n1² - 1/n2², ऐसा। हाँ सर। यस सर। उसमें n1 का वैल्यू 1 कर देते हो, n2 2 3 4 करते रहते हो, तो कहते हो लेमन सीरीज हो गया, फिर ऐसे ही हाँ। यही कहानी। हाँ सर। अब जरा सोच के देखो दिमाग से, एक साइंस स्टूडेंट के जैसा, ये n1 को 1 करना और n2 को 2 करना, 3 करना, 4 करना, ये कोई काम है क्या? नहीं नहीं सर। नहीं तो सर। इस काम के लिए साइंटिस्ट का नाम होगा क्या? नहीं नहीं होगा, ये कोई काम ही नहीं है। और हमारा टेक्स्ट बुक पढ़ाने का तरीका ऐसा है, उल्टा तरीका है। एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम लोग पूरा पढ़ चुके हो, मैं नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें, लेकिन जो तुमको समझ, मतलब इस चैप्टर से लेना देना भी नहीं, जस्ट मुझे एक थॉट प्रोसेस आया कि यही एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैं कैसे बताऊं तो तुम्हें एक्चुअल पता चले कि ये है क्या। तो ये जो थे ना, लेमन बामन पास्टन ब्रैकेट पीफंड, इन लोगों का, फिर एक रेडबर्ग भी आया था देखो। हाँ हाँ सर। सर। constant। रेडबर्ग्स कांस्टेंट भी हाँ, था। रेडबर्ग कांस्टेंट 1, वो r=। तो जरा सा इस स्टोरी को समझो, मैं रफ में जाता हूँ, रुको रफ वर्क निकालूं जरा, कहीं रफ दिख रहा है। तो होगा ये रहा, डाउट एंड डिस्कशन। जरा ये एटम की कहानी को समझो, तो क्या है कि एक बार समझा हुआ सही रहेगा ना, तो तुम लोगों को एक अपना सेंस डेवलप करने में आसानी होगी। चलो ठीक है, जाएगा आधा घंटा जाएगा चलेगा, बट ये बहुत जरूरी है, मतलब मेरे हिसाब से। इधर थे वो सब, लेमन बामन पास्टन ब्रैकेट पीफंड, ये सब इधर थे। इन लोगों को, ये भाई साहब जो थे, इनको एटम के मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। एटम के मॉडल से इनको कोई लेना देना नहीं है। दे आर एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट। कहानी समझना, एकदम स्टोरी सुना रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे। ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख रहे थे। अब कहोगे ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, कौन बताएगा? कैसे देखे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? क्या एनर्जी का फोटोन रिलीज होता है उस पर डिपेंड। अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत फंडामेंटल चीज पूछ रहा हूँ, इक्वेशन नहीं, वो सब तो कोई भी कर लेगा, वो तो मेरे बिना बताए भी। इतनी क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो ना कि ये फलाने का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। ये भाई साहब जितने लोग थे, इनको ये इन लोगों ने क्या बताया, क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? मल्टी स्पेक्ट्रल लाइट इसके ऊपर डाला एंड उसने कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज अब्सॉर्ब कर ली। लाइट डाला? नहीं, लाइट वाइट नहीं डाला। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला इस नहीं 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 नहीं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस पे डाला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम का वर्ड पता भी नहीं किसी को अभी। देखो एक चीज समझो,
ये ट्यूब लिया, एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूं। इस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस डाल दिया, ठीक है, यस और यहां पर इसको एनर्जी दिया, बैटरी दिया, हीटर दिया, हीटर समझ लो। ये बैटरी समझ आ रहा है तो ठीक है, बैटरी हटा दो, एकदम मोटे तौर पे बताता हूं। यहाँ पे एक हीटर डाल दिया तो अंदर में गर्मी गई। सिंपल लैंग्वेज में सुनो, हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके पास हीट नाम की एनर्जी गई। Yes. हाँ सर अब यहां पर एक होल कर दिया तो ये गर्म वाला हाइड्रोजन निकलना शुरू हुआ, है ना? हाँ सर। अच्छा, एकदम मतलब सिमेटिक डायग्राम है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इतना आसान नहीं है, जस्ट बता रहा हूं। अब यहां पर एक प्रिज्म रख दिया। अब ये प्रिज्म से जब ये निकल रहा था ना, तो देखा यहाँ स्क्रीन पर बहुत सारे लाइट्स आ रहे हैं अलग अलग कलर के, ठीक है। तो ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न कहलाया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब एनर्जी चेंज करता गया, इसमें बहुत कुछ, तो हर बार ये अलग अलग मिलता गया। अब ये दिखेगा कैसे? जैसे विजिबल रीजन में है तो दिख भी जाता है, यस सर यहाँ पर जो दिखेगा वो तो विजिबल रीजन का ही दिखेगा ना। यस सर। तो सबसे पहले किसको दिखा था? बाल्मर को। बाल्मर को हाँ, तो बाल्मर को दिखा विजिबल रीजन में, तो कहा कि भाई ये सब दिख रहा है, और एक्सपेरिमेंट से बता दिया कि मुझे इसमें ये जो भी व्हाटएवर रेंज, इस रेंज के वेवलेंथ मुझे दिखाई देते हैं। ये जादू कहां से हुआ, कहां से रोशनी आने लगी, मुझे कुछ नहीं पता, बट हाइड्रोजन गैस जब इसमें डालते हैं तो ये इतने रेंज में मुझे वेवलेंथ दिखते हैं लाइट। ये ऑब्जर्वेशन है बाल्मर का, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो। अब इस स्क्रीन पर तो ये तो विजिबल था तो बाल्मर ने देख लिया, बाकी रीजन में और कितने लाइट्स हो और कितने लाइट कह लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लो, हो सकते हैं, इसको ढूंढने का काम बाकी लोग कर रहे थे। तो जिनको जो जो दिखाई दिया वो भाई लोगों ने अपना अपना वेवलेंथ लिख लिया, ठीक है। इन लोगों को एटम के मॉडल से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो? इस पूरी कहानी में एटम का मॉडल कहीं आ रहा है? एक्सपेरिमेंट। हाँ, इसमें तो एटम का मॉडल कहीं नहीं आ रहा है, इनको मतलब ही नहीं है एटम क्या है, मॉडल क्या है। ये लोग एक्सपेरिमेंट करके अपना अपना रिजल्ट बता रहे हैं। ये सारे रिजल्ट जमा हो गए, ठीक है। अब ये सारे रिजल्ट को जब जमा कर दिया, जमा करके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बना दिया, एक ऐसा वैसा कर दिया, तो एटम का मॉडल से किसी को कोई मतलब नहीं है। ध्यान से समझो इस बात को, बहुत ही अच्छा चीज बता रहा हूं। अब इसको एक जगह लिख के, एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, लोग सेटिस्फाई हो गए कि अब इससे ज्यादा वेवलेंथ तो इसमें दिख नहीं रहा है। अब ये जादू क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। तो जिसको जो जो कॉम्बिनेशन दिया, सारे कॉम्बिनेशन के रिजल्ट आ गए। अब एक भाई साहब आए, रेडबर्ग। इस रेडबर्ग को साइंस नहीं आता है, साइंस से लेना देना नहीं, ये स्टैटिस्टिशियन है। और फैक्ट है ये, मैं कुछ ऐसे कहानी के तौर पे बता रहा हूं, बट है सच। ये स्टैटिस्टिशियन है। ये क्या कर रहा था? ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट सम पैटर्न आउट ऑफ दिस डेटा। जैसे तुम लोग देखते हो ना, फेसबुक व्हाट्सएप पे आता रहता है 2 into 3 8 है, फिर कुछ कुछ रहता है तो पूछता है लास्ट वाला क्या है। हाँ सर उसको पढ़ने के लिए, बताने के लिए मैथ थोड़ी ना चाहिए, वो तो ऊपर में जो थ्योरी है उसमें से पैटर्न फाइंड आउट करना है। यस। यस तो सिमिलरली ये मेरे पास रिजल्ट है, और इस रिजल्ट से एक पैटर्न फाइंड आउट करना है। इस रेडबर्ग का बस यही कंट्रीब्यूशन है और कुछ नहीं। रेडबर्ग इस पर लगा रहा बहुत दिनों तक, सारे जितने स्टैटिस्टिक्स के टूल होते हैं
कोरिलेशन, रिग्रेशन, फलाना ढिकाना, ये सब करके ये एक पैटर्न निकाला कि 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मतलब ये जो वेवलेंथ है, अभी एटम का मॉडल किसी को नहीं पता, समझ लो। ये रेडबर्ग की कहानी थी, उसने इस डेटा को एनालाइज करके एक कांस्टेंट दिया। इस कांस्टेंट का कोई एनालिटिकल डेरिवेशन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। ये इस एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये फाइंड आउट किया, तो यहां पर उसको सालों के मेहनत के बाद लगा कि ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दूं तो n1 n2 के सारे इंटीजर के लिए ये डेटा वैलिड है। और ये पैटर्न इतना ब्यूटीफुल था कि कहा कि n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इसके बाद कुछ भी रख दो तो लेमन को जितने मिले थे वेवलेंथ वो सब मिल जाते हैं। सिमिलरली बार्बर को, पास्चन को, ब्रैकेट को, पीफंड को। तो ये बन के मेरे पास तैयार हो गया। इसमें इसको थ्योरी, साइंस कोई लेना देना नहीं है, ये एक फैक्ट है कि ऐसा होता है। क्लियर है यहां तक? यस। यहां तक कहीं एटम, इलेक्ट्रॉन ये सब वर्ड आया ही नहीं, ये क्लियर है कि ऐसा होता है। अब पैरेलली सोचो, कुछ लोग हाइड्रोजन एटम के मॉडल को ढूंढने के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो वो जो भी मॉडल सजेस्ट करे, इलेक्ट्रॉन किसी को दिखता नहीं है, प्रोटॉन न्यूक्लियस किसी को दिखता नहीं है, कुछ हाइपोथेसिस के बेसिस पर ही वो मॉडल सजेस्ट करेंगे। यस है ना? उस हाइपोथेसिस के अपने अपने लॉजिक होंगे। तो रदरफोर्ड से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले का इससे। तो रदरफोर्ड ने जो भी मॉडल सजेस्ट किया, उस मॉडल का वो मॉडल होगा, मैं मान लिया करेक्ट है वो मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल मैं मान लिया कि करेक्ट है, लेकिन ये नहीं पता कि ये जादू क्यों हो रहा है, ये सारे वेवलेंथ क्यों निकल रहे हैं, पता ही नहीं रदरफोर्ड, क्योंकि दोनों के दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्क हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है, ये एक ब्लूप्रिंट है। तो इस ब्लैक बॉक्स का कोई भी थ्योरी दे, मैं लास्ट में यही पूछूंगा कि ये आया क्या। जैसे क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर है, तो हाइड्रोजन एटम का मॉडल क्या है, ये एक मिस्ट्री क्वेश्चन है। उसको तुम कुछ भी कह दो, मुझे नहीं पता, मेरे पास आंसर की यही है कि जो मुझे उस मॉडल के थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन कर देगा कि ये सारे वेवलेंथ आ रहे हैं, उस मॉडल को मैं मान लूंगा। क्लियर है? यस हाँ सर। तो रदरफोर्ड सब बता दिया कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ऐसा वैसा, लेकिन ये क्या है मालूम नहीं। तो हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड फेल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये बात समझ आया? अच्छा, अब कहोगे हाइड्रोजन एटम के मॉडल को खोल, जैसे दो बातें होती हैं, एक क्वेश्चन दे दिया तो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका होता है हम अपना सॉल्व कर रहे हैं, मुझे नहीं मतलब आंसर क्या है। एक आंसर होता है कि नहीं, अब आंसर देख लिए हैं तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये आंसर मैच करे। हाँ मतलब आंसर ड्रिवन। आंसर ड्रिवन अप्रोच। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल सजेस्ट किया था उसका आंसर ड्रिवन अप्रोच नहीं है, उसको जो मन में आया किया उसने। लेकिन ये सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एक फैक्ट है, इस फैक्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप कोई भी थ्योरी दो। तो पहला एक लेवल ऑफ साइंस डेवलप हो गया। रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल देने वक्त लॉजिकल, उसका गलत कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस सबका दे दिया कॉन्सेप्ट कि ऐसा होता है, और कहा कि ये होता है, मेरा आंसर मैच करे नहीं करे, मेरे अप्रोच में कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब बात आई कि इस अप्रोच से क्या हम ये आंसर मैच करा सकते हैं, तो मुझे और क्या करना होगा। तो नील्स बोर, जो तुम लोग पढ़ते होगे कि रदरफोर्ड का स्टूडेंट था, ही वर्कड क्लोजली विथ रदरफोर्ड, तो उसको भी वो 100% श्योर है कि रदरफोर्ड सर के मॉडल में फंडामेंटली कोई मिस्टेक नहीं है, बट स्टिल मिस्ट्री ऑफ दीज स्पेक्ट्रल लाइंस या ये कलरफुल लाइंस, इसको ढूंढना भी बाकी है।
ठीक है, रेडबर्ग का काम खत्म, रेडबर्ग घर गया, सारे जितने स्पेक्ट्रल लाइंस देने वाले लोग हैं ये एक्सपेरिमेंट करके डेटा देके गए, एटम के मॉडल से इनको कोई मतलब। अब पैरेलली जो एटम का मॉडल डेवलप हो रहा है उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, दैट इज ये जितने लोग हैं इनका भी आंसर देना होगा, साथ ही साथ मैक्सवेल भी है। मैक्सवेल की थ्योरी का जो इक्वेशन पार्ट है वो अभी समझने लायक तुम लोग नहीं हो, मैं मोटी मोटी बातें बताता हूं। मैक्सवेल ने कहा कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, अगर चार्ज मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो इलेक्ट्रिक करंट होगा जिसका एक दूसरा फील्ड होगा जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। होता ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यही है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा मैक्सवेल ने कहा कि अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो एनर्जी लॉस करेगा। मतलब कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उसकी एनर्जी लॉस होगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये 3 फंडामेंटल फैक्ट हैं। अगेन मैं कह रहा हूं इस फैक्ट का भी एटम के मॉडल से कोई लेना देना नहीं है, ये एस्टेब्लिश हो चुका है। समझ आया? Yes. Yes. तो एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रल लाइंस के वेवलेंथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं। एस्टेब्लिश होने के बाद रदरफोर्ड ने उसको एक एनालिटिकल इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर दिया है और साथ ही साथ मैक्सवेल ने इन सब को भी कर दिया है। अब एटम क्या, साइंस में आगे कोई भी मॉडल होगा तो ये सारे एस्टेब्लिश्ड फैक्ट को नकार सकता नहीं है। तो हम लोग कहते थे कि रदरफोर्ड के 2 ड्रॉबैक है मिली। ड्रॉबैक नंबर 1 कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता। ड्रॉबैक नंबर 2 कि ये मैक्सवेल के इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेगा तब तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होने के कारण हर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से कोलाइड करके पूरी दुनिया को पॉइंट मास बन जाना चाहिए था, जो नहीं होता है ना? हाँ सर। तो यही 2 ड्रॉबैक है जो आपको लाइन में लिखा रहता है, 1 लाइनर में। ड्रॉबैक नंबर 1 कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं करता है। ड्रॉबैक नंबर 2 जो आप लोग कहते हो इलेक्ट्रॉन शुड फॉल डाउन इनटू न्यूक्लियस। अब एटम का जो भी मॉडल डेवलप होगा उसको ये जो 2 एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हैं इसको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी दोनों फैक्ट ही एक दूसरे का आंसर है जो बोर ने बताया। बोर ने कहा कि बिल्कुल करेक्ट, मैक्सवेल की थ्योरी गलत नहीं है और साथ ही साथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रल लाइंस भी गलत नहीं है, दोनों सही है। केवल इसमें एक गड़बड़ी है कि ये जो मैक्सवेल की थ्योरी है इसमें एक एक्सेप्शन है। मैक्सवेल की थ्योरी में एक्सेप्शन ये है कि जब भी कभी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, अच्छा दूसरा इसको और क्रूड वे में कहें तो रदरफोर्ड ने सिर्फ कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, लेकिन न्यूक्लियस एक पॉइंट के चारों ओर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट हो सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। तो एग्जैक्टली कहां घूमेगा नहीं बता सकते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल से हम बता ही नहीं सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम रहा है। हाँ। तो बोर ने कहा कि रदरफोर्ड के मॉडल को आगे बढ़ाते हुए कि ये जो मैक्सवेल की थ्योरी है उसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अच्छा, ये एक्सेप्शन का रीजन भी अगर सीखना चाहो तो मतलब इसी तरह बड़े बड़े इक्वेशन के टर्म में तो नहीं बट कहानी के टर्म में, ताकि एक ब्रॉड पिक्चर क्रिएट हो। उसके स्पेक्ट्रम ये एक्सेप्शन का लॉजिक क्या था देखो। उसने कहा पहले कि मैक्सवेल का इक्वेशन ट्रू है
लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है तो ये इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होगा। आई बात समझ में? हाँ सर। तो अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम इस तरह का है, अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, तो ये सारे वो एक्सेप्शंस हैं जो एक्सेप्शंस मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी को नहीं मानते हैं। इसका लॉजिक क्या है, थोड़ी देर बाद आते हैं। ये ब्रेक थ्रू था, ये एटम के मॉडल का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इवेंट था, क्योंकि ये होते ही क्या क्या हो गया, देखो ध्यान से देखो, ये जैसे ही हो गया, देखो अब कहानी कैसे एकदम पैराडिग्म शिफ्ट। मेरे पास कूलम्ब्स लॉ से हो गया k q1 q2 by r square is mv square by r। बोर के इससे हो गया mvr is nh/2π, है ना? हाँ सर। दो इक्वेशन, दो अननोन v और r मिल गया। यस सर। हाँ तो ये जो r मिल गया तो हम लोग कह पाए, सही है या गलत वो बाद में, बट अब कम से कम बोर्स ये कह पा रहा है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, ये रेडियस मुझे पता है, ये कह दिया। यस सर। अब v मिल चुका है, r मिल चुका है, तो जैसा ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना, माइनस gm1m2/r, हाँ सर। वैसे ही माइनस के q1 q2/r पोटेंशियल एनर्जी, v मिल चुका है तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी मिल गई। ठीक है? यस। अब जो मैक्सवेल का इक्वेशन है वो वैलिड है, मतलब इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट के बीच कोई दूसरा ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मेटास्टेबल, अनस्टेबल होगा, क्योंकि इस बीच में तो रेडिएशन होगा, तो अगर यहां से कोई जंप करता है तो यहीं आएगा, बीच में कहीं नहीं रुक सकता है। हाँ सर। क्योंकि हाँ। वो जो कहानी थी कि न्यूक्लियस में घुस जाएगा, तो यहां से अगर हिला थोड़ा सा तो न्यूक्लियस में घुसने जाएगा, फिर यहाँ पर एक दूसरा पार्किंग लॉट है। समझ रहे हो? यस। तो ये सारे पार्किंग लॉट से ये समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन का कोई भी ट्रांजिशन होता है अगर, तो उसमें से कौन कौन से रेडिएशन निकल सकते हैं। लैम्डा, हर ऑर्बिट का ई फिक्स हो गया इससे, तो हर दो ऑर्बिट के बीच का डेल्टा ई फिक्स हो गया। हाँ सर। तो कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो इन दोनों के एनर्जी गैप के बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देगा, मतलब ये वेवलेंथ देगा। ये पक्का है? यस सर। तो ई का एक्सप्रेशन, डेल्टा ई, ये सब करने के बाद देखना ध्यान से, जो एक्सप्रेशन आया वो कुछ ऐसा आया, 1/λ इज इक्वल टू, इसमें बहुत कुछ आया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, ये सब कुछ कुछ आ गया था, बहुत सारा चीज, इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। हाँ तो सर। ये जो बहुत सारा चीज आया था, अगेन इसको अभी कोई मतलब नहीं है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, ये इक्वेशन देखा गया कि ये तो रेडबर्ग कांस्टेंट के बराबर ही है। अप्रोच को समझो, मैं बार बार जैसे h एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, मैं कह दूं h/पाई, hp सर कांस्टेंट है, तो लोग मारेंगे ही ना मुझे, क्या मतलब है इस बात का? कोई सेंस नहीं बनता ना। तो ठीक वैसे ही जो आप लोग हाइड्रोजन वो एटम के मॉडल में यहाँ पर जो h, पाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये सब मिला के जो बड़ा सा कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट न्यूमेरिकली इक्वल्स है रेडबर्ग कांस्टेंट का। इसका मतलब ये नहीं कि ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, हाँ सर। क्योंकि रेडबर्ग अगर ये सारे एक्सप्रेशन को मिला के रेडबर्ग कांस्टेंट कहता तो लोग मारते ही नहीं इसको, कि इसमें तो सारे टर्म इंडिविजुअली कांस्टेंट ही है,
तुम इसको सब मिला के एक नया कांस्टेंट बोलने का क्या सेंस है? कोई सेंस नहीं हाँ है। सर। तो ये जो एटम के स्ट्रक्चर का जो चल रहा है कहानी, इसको तो रेडबर्ग से कोई लेना देना ही नहीं। अब ये इक्वेशन जैसे ही रेडबर्ग कांस्टेंट को मैच कर गया, अब हम कह देते हैं कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एनालिसिस के बाद रेडबर्ग को मिला था। तो मेरे डेल्टा ई वाले एक्सप्रेशन से भी यही मिलता है। इसका मतलब है इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे तो वो सब लेमन बार्मर सबके लाइन मिलते जाएंगे। हाँ सर। तो हम लोग कहते हैं कि बोर्स मॉडल ये दोनों डिफिकल्टी जो रदरफोर्ड के मॉडल की थी इसको ओवरकम करता है। इसीलिए रदरफोर्ड, नहीं तो खुद सोचो ना, रदरफोर्ड क्यों पढ़ते? बचपन में इस तरह का इलॉजिकल क्वेश्चन ना हम लोगों के दिमाग में चलता है, या बैचमेट बच्चे या कुछ नॉनसेंस टीचर लोग भी करते रहते हैं। अरे केमिस्ट्री में इतना मॉडल है, केवल फाइनल वाला ही पढ़ा दो ना। समझ रहे हो? तुम लोगों के दिमाग में कभी कभी आता होगा कि जब ये मॉडल गलती है तो क्यों पढ़ रहे हैं, फाइनल वाला सीधे पढ़ा दो। लेकिन ये साइंस के थॉट प्रोसेस को समझो, इसके लिए ये पढ़ाया जाता है। आई बात समझ में? नहीं तो अगर पर्पस केवल तुमको इक्वेशन रटा के क्वेश्चन सॉल्व कराना होता तो बोर्स मॉडल से कहानी शुरू होती। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थ्रेड को समझाना, आपके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डालना, ये जरूरी होता है। बट समहाउ बुक में मैंने देखा है कि ये सब मिसिंग है। इसके लिए ये कहानी मुझे सुनानी पड़ती है। कुछ क्लियर हुआ? क्लैरिटी आया? यस हाँ एक और क्लैरिटी देखो, कभी ध्यान दिया होगा तुमने कि केमिस्ट्री में इतना एटम का मॉडल पढ़ लिया सब कुछ, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सब में लिखा रहता है हाइड्रोजन लाइक एटम। हर क्वेश्चन में मिलता होगा ना, हाँ सर हाँ लाइक सर। हाइड्रोजन लाइक एटम, या लिखा रहेगा हीलियम+2, सॉरी हीलियम+ या लिथियम+2, इस तरह करके कर देता है ताकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाए हाँ सर यस और आप ये सब इक्वेशन लगा के सॉल्व हो जाओ। एक मजेदार बात है जो पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं, इतना जो कहानी साइंस वाइंस सब बन गया, फैक्ट ये है कि एटम का मॉडल बना ही नहीं है अभी तक। मतलब बना है, आपने जो पढ़ा है वो नहीं है। ये तो केवल हाइड्रोजन एटम का मॉडल है। हाँ सर हाँ और एटम तो खूब सारे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम का मॉडल है। बाकी के इसमें क्या चेंजेज हैं धीरे धीरे कभी और दूसरे दिन टाइम मिलेगा तो समझाऊंगा कि एक्चुअल एटम के मॉडल में क्या है, लेकिन अभी यहीं तक रखते हैं। ये केवल हाइड्रोजन एटम का मॉडल है, और हाइड्रोजन एटम का मॉडल है ये हम एकदम मतलब प्रॉपर सीना ठोक के कह पा रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर सीट मेरे पास है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रल लाइंस, हाँ सर है ना। हाँ। मान लो मैं आज अगर कोई कह दूं किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एक मॉडल डाल भी दूं, तो ये तो वो क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर ही नहीं अवेलेबल है। मैं कहां से मैच करके बताऊंगा कि सही है कि गलत है? हाँ सर समझ आ रहा है? यस हाँ सर इसीलिए केमिस्ट्री के हर क्वेश्चन में जहां आप बोर मॉडल यूज करके सॉल्व करते थे, वहां पर जाने अनजाने में हाइड्रोजन लाइक एटम लिखा हुआ रहता था। यहां तक क्लियर है? यस सर अच्छा, यस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के मॉडल में ऐसा नहीं कि मॉडल नहीं है, मॉडल है, लेकिन फिर बीच में हर का नहीं है। हाइड्रोजन के बाद कहोगे बीच में सबका है, ऐसा नहीं है। फिर सॉलिड जितने हो गए, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, मतलब बाकी जो कॉपर हो गया, ये सब के कुछ एक्सपेरिमेंट से मॉडल हैं, और वो बहुत हद तक इसी तरह के हैं। तो वो क्या है कभी समझाऊंगा दूसरे दिन, ठीक है? वो भी ऐसा ही सिस्टम, मोटा मोटा वही है कि अंदर न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं है। एग्जैक्टली ये सारे इक्वेशन वैलिड नहीं है उसमें, यस ठीक है? वो भी यूनिवर्सली ट्रू नहीं है कि सबके लिए है। एक्सरे पढ़ा है तुम लोगों ने? हाँ सर अच्छा, और पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा है? हाँ सर हाँ सर।
तो एक्सरे और पीरियोडिक टेबल में कुछ मालूम है क्या है कोरिलेशन? मोजलेस लॉ करके एक है ना? मोजले लॉ है, हाँ। क्या कोरिलेशन है बताओ? एक्सरे का फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट और एटॉमिक नहीं नंबर। नहीं, अरे दोस्त वो इक्वेशन सब नहीं पूछ रहा मैं, वो तो ठीक है, वो तो कोई भी रटा देगा, केमिस्ट्री में पढ़ ही चुके हो। मैं आपका स्पेक्ट्रम थोड़ा ब्रॉड कर रहा हूँ। जानते हो ये जो पीरियोडिक टेबल बना है ना, ये पीरियोडिक टेबल में खूब पढ़ते हो, मेंडलीफ का फलाना ढेकाना सब ऐसा वैसा। तो जो अभी वाला पीरियोडिक टेबल है वो किसका है? हेनरी मोसले। मोसले का है। हाँ हाँ अच्छा, पता है मोसले को पीरियोडिक टेबल से कोई लेना देना नहीं है। मोसले एक्सरे के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, ठीक है? तो यही ऐसा ही उस एक्स अच्छा ये भी सुनो सुनो, चलो चलो समझाता हूँ, थोड़ा समझो इस बात को। मतलब ये केमिस्ट्री पढ़ने को थोड़ा सा ऐसा अप्रोच चाहिए। ये भी सुनते होगे बचपन से कि फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज मिला था एक्सरे के इसको 1901 में, याद है? हाँ हाँ अब सोचते होगे कि यार पूरी साइंस तो पढ़ लिए, उसमें समझ ही नहीं आया कि एक्सरे को नोबेल प्राइज क्यों मिला। इतने बड़े बड़े तो हो गए, रदरफोर्ड फलाना ढेकाना, ये एक्सरे का कोई बहुत ज्यादा हमारे टेक्स्ट बुक में इस एक्सरे का कंट्रीब्यूशन दिखता नहीं है। लेकिन जानते हो एक बात, अगर एक्सरे नहीं होता तो पीरियोडिक टेबल नहीं होता। हाँ सर। हाँ सर। ये मोसले ने जो एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया था ना, अच्छा मोसले पता है तुम्हें वर्ल्ड वॉर 2 में मतलब एग्जैक्ट एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है मेरा, 23-24 के एज में ही मर गए वो। हाँ या 25-26 हो सकता है, ऐसा ही कुछ एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं आता है। मोसले अगर होता ना, तो जो थॉट प्रोसेस से एक्सपेरिमेंट चल रहा था, देखो जैसे ये मान लो एल्युमिनियम है या कुछ भी, तो इसके ऊपर इसका एटॉमिक नंबर थोड़ा ना लिखा हुआ है कि कितना है, किसी को थोड़ा ना पता है। नहीं सर। हाँ ये तो सर। एक गेस वर्क है। तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला मैंने बताया था ना आपको, एक्सपेरिमेंट टाइप का ऐसा, जिसमें हाइड्रोजन गैस को हीट दिया ऐसा वैसा, तो ये तो गैस था इसलिए हीट वीट दे के कुछ कर दिया। अब आयरन वायरन तो सॉलिड है, उसका तो स्पेक्ट्रम कहाँ से मिलेगा, मिलेगा ही नहीं ना। तो उसकी एक्सरे एनालिसिस होती है, और उस एक्सरे एनालिसिस से एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका आइडिया लगता है। कितना है उसका नहीं, कितना होगा उसका आइडिया लगता है। तो मोसले ने, कभी आराम से समझाऊंगा एक्सरे को भी, मोटा मोटा बता देता हूँ। मोसले ने जब इस एक्सरे एक्सपेरिमेंट जितने मेटल के साथ करने लगा, तो मान लो मेटल एक्स के साथ किया, मेटल वाई के साथ किया, मेटल जेड के साथ किया, इंडिविजुअली किसका एटॉमिक नंबर कितना है किसी को नहीं पता, लेकिन इससे कंपैरिजन मिल जाता है कि चलो अच्छा एक्स का वाई से ज्यादा होगा, वाई का जेड से ज्यादा होगा। तो इसने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 ब्लैक बॉक्स है और तुम्हें अरेंज करना है, एग्जैक्टली नहीं मालूम है वेट वाइज, अगर तो क्या करोगे, वेट करके देखोगे अच्छा इसका ज्यादा है, फिर इससे ज्यादा मिला तो आगे, इससे कम मिला तो पीछे, ऐसे करके ही अरेंज करेंगे अगर मुझे किसी एक ऑर्डर में अरेंज करना है तो। यस। तो सिमिलरली एटम्स को मोस्टली इस ऑर्डर में अरेंज करते चले गए, तब जाके पीरियोडिक टेबल बन गया, हाँ सर। है ना? तो इस एक्सरे का पीरियोडिक टेबल से बहुत ज्यादा कनेक्शन है, और पीरियोडिक टेबल और एक्सरे का एटम के मॉडल से बहुत बड़ा कनेक्शन है। लेकिन फंडामेंटली एक्सरे एनालिसिस के बाद भी जो मॉडल आया ना, उस मॉडल में ये बात फैक्ट है कि न्यूक्लियस है, ये बात फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, बट इसके आगे की थ्योरी जो बोर्ड्स के पोस्टुलेट्स हैं, है ना, वो एज इट इज ये सब में वैलिड नहीं है, वो केवल हाइड्रोजन लाइक एटम में ही वैलिड है। इसीलिए केमिस्ट्री में क्या है कि बोर्ड्स मॉडल सिखाया जाता है। तो जो बोर्ड्स का मॉडल है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ध्यान से तुम लोग देखोगे कोई भी एक अच्छी बुक, थोड़ा सा इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम हो गया है, कोर्स चेंज ये लोग करता नहीं है, मैं ये नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, कोई भी अच्छी बुक केमिस्ट्री की उठा लोगे या फिजिक्स की, कहीं नहीं लिखा होगा
कि बोर्स की थ्योरी एटम का मॉडल है ही नहीं। बोर्स थ्योरी इज एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में? यस नील्स बोर एक्सप्लेन्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नील्स बोर ने एटम की थ्योरी दी ही नहीं, एटम का मॉडल है ही नहीं। बोर्स मॉडल, ये हेडिंग गलत है। बोर्स, ये हेडिंग के साथ हम लोग कन्फ्यूज। बोर्स की थ्योरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करती है। ये अगर एटम का मॉडल होता तो इतने एटम में मैक्सिमम एटम, केवल एक एटम हाइड्रोजन तक ही थोड़ी ना लिमिटेड होता, हाँ सर, सबको साथ है ना? तो सबको नहीं करता बट मेजोरिटी को तो करता। सो हाँ ये जो एक्सरसाइज है ना रदरफोर्ड और बोर का, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है, ठीक है? इसको हम लोग, बट बाकी का पता नहीं है, इसलिए इसी को एटॉमिक मॉडल बोल देते हैं हम लोग। नील्स बोर की थ्योरी इज नॉट अ मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैं दोबारा कह रहा हूं, नील्स बोर की थ्योरी इज एन एक्सप्लेनेशन टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है? तो क्या है कि ये जो जितने थे ना, लेमन बामन पास्चर ब्रैकेट पीफंड, एटम का मॉडल जो भी एग्जिस्ट कर रहा है एक्चुअल में इनकी वजह से कर रहा है, ठीक है? यस उनका कंट्रीब्यूशन, उनका रोल इन चीजों में ज्यादा है, इसीलिए उनके एक एक वेवलेंथ के सीरीज उनके नाम से जाना जाता है, जो कि हम लोगों का सिलेबस और पढ़ने पढ़ाने का तरीका ऐसा कंस्ट्रेन कर दिया है कि हम लोगों को लगता है कि जस्ट वो n1 = 1, n2 2 3 करते रहो, इतना ही है लेमन बामन पास्चर ब्रैकेट। ऐसा नहीं है, ठीक है? यस चलिए वापस अपने चैप्टर पे आते हैं। ये बीच में मुझे जोश आ गया था तो मैं सोचा कि कुछ कर दूं। इलेक्ट्रिक करंट में, अब जैसा मैंने कहा मैक्सवेल की थ्योरी में, चार्ज अगर रेस्ट में है, ध्यान से समझो फंडामेंटल को, चार्ज अगर रेस्ट में है, मैं तो कहता भी हूं कि ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब जो है ना केमिस्ट्री से हटा दो, तो फिजिक्स में डाल दो। खैर छोड़ो इन बातों में। तुम लोग तो क्या क्या पढ़ लिया होगा, शॉर्डिंगर वेव, ये सब पढ़ चुके हो ना? हाँ सर। हाँ हाँ, और वेव क्या होता है पता नहीं होगा अभी, हाँ है ना? नहीं और शॉर्डिंगर वेव क्या है? वेव ही नहीं, वेव का भी सबसे डिफिकल्ट पार्ट है उसका नोडल एनालिसिस, नोडल से सॉल्यूशन आया और वाइटल का शेप बना, स्टैंडिंग वेव कैसे बनते हैं उसमें, ये सब बहुत डिफिकल्ट टास्क है। एनीवे, तो चार्ज एट रेस्ट जब होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होते हैं। चार्ज जब मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। एक बात और समझो, ये भी बहुत बड़ा अपने आप में ये है, अगर एक्सिलरेटेड वे में इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, पता है? तो ये इलेक्ट्रिक करंट होगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। और चार्ज जब एक्सिलरेटेड मोशन में होगा तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे। अभी से लेके नेक्स्ट 6 मंथ, 6 तो ज्यादा हो गया, 4-5 महीने अगर ध्यान से देखोगे तो हम लोग, मैं मतलब मेरे ट्रैक में मैं यही करता रहूंगा। चार्ज एट रेस्ट, ये वाली जो कहानी है, ये चैप्टर अभी आपका हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगा
और इसमें एक दूसरा चैप्टर आ जाएगा गॉस लॉ। मैं मतलब वैसे तो एक ही है। और तीसरा आ जाएगा कैपेसिटर। मतलब फिजिक्स के हिसाब से ये तीनों मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। मैंने अलग अलग इसलिए लिख दिया है क्योंकि एससी वर्मा में 3 चैप्टर मिलेंगे। क्लियर है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा है वो उसमें लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, फिर गॉस लॉ, फिर कैपेसिटर। ये तीनों कंबाइंड टुगेदर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है? इसमें आपको 5 + 1 6 चैप्टर मिलेंगे, तो मैं पूरा नहीं लिखता, वो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, और पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म मिलेगा। ठीक है? जिसमें आपका चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा और एक्सीलरेटेड मोशन में होगा। तो यहां से आपका शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हो सकता है सोम सर पढ़ाएंगे, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वो जो मतलब पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स की कहानी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? ओवरऑल फ्लो समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। So, moral of the story: electrostatics deals with property and phenomena related with charge at rest. Clear? यस सर। अच्छा, फटाफट कॉपी कर लो। हाँ, बहुत देर से नहीं दिया। फटाफट इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। हो गया? यस सर। ठीक है। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ। देखो, 2 पॉइंट चार्जेस अगर हैं, मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाता, सबको मालूम है ये। एक पॉइंट चार्ज अगर Q1 है और दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर R है, तो ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा, इस फोर्स की वैल्यू होगी सम कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है? सिमिलर टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना? Yes, sir. ये जो K होता है, ये 1/4πε0। ये ε0 ये सब क्या टाइम आएगा तो मैं समझाऊंगा। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹ SI यूनिट में। अभी सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये ग्रेविटेशन के जैसा सिमिलर रिलेशन है, तो इसके सारे रिजल्ट जितना हम लोग वहां पढ़े थे ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल, पॉइंट मास के कारण, रिंग के कारण, डिस्क के कारण, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, बहुत सारी चीजें पढ़े थे। Yes, हाँ sir. सर। तो वो सारे फील्ड पोटेंशियल आज तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचेंगे वहां तक। ये मैं एक भी डिराइव नहीं करूंगा, सिर्फ रिजल्ट लिख दूंगा, क्योंकि सब कुछ वही है। के की जगह जी था,
Q1 Q2 की जगह M1 M2 था, तो मैथमेटिक्स क्यों चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, है ना? Yes, sir. Yes. चलो खैर वो बाद में, उसमें शायद अगली बार पहुंचेंगे। फर्स्ट केस, इफ Q1 into Q2 is positive, तो Q1 Q2 पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हो सकता है? या तो बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव, Yes. दैट इज बोथ आर लाइक चार्जेस। तो जब दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो उस केस में फोर्स होगा पॉजिटिव एक्सप्रेशन में। Yes. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव का मतलब होता है रिपल्सिव फोर्स, मतलब ये दोनों एक दूसरे पर इधर फोर्स लगाएंगे, उस केस में फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसा होगा। तो ये जो पॉजिटिव आया इसका मतलब हुआ, अब इसका मतलब हुआ कि ये फोर्स रिपल्सिव नेचर का है। क्लियर है? केस 2 वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव खुद ब खुद आ भी जाएगा, बट वो देखते हैं अभी तो 2 मिनट के बाद। अगर Q1 इंटू Q2 नेगेटिव आया, इसका मतलब है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, Yes, sir. सो दैट इज अनलाइक चार्जेस। तो इस केस में जो मेरे फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो फोर्स का एक्सप्रेशन नेगेटिव आया, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये दोनों एक दूसरे पर टुवर्ड्स ईच अदर फोर्स लगाएंगे, मतलब ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर है? सो नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं, फटाक से जल्दी से लिख लो इसको। ये एप्सिलॉन नॉट ये सब पे समझेंगे बाद में स्टेप बाय स्टेप, पहले इसको कॉपी कर दीजिए। हो गया? एक ही मिनट। हो गया। आगे बढ़े? हाँ सर। बोल रहे हो? कूलम्स लॉ in vector form.
ध्यान से समझो, देखने में लगेगा कि बहुत आसान है, बट बिलीव मी, सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये बहुत अच्छा टूल है। अभी ये क्वेश्चन भी दूंगा जस्ट इसके बाद। सपोज ये एक चार्ज है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। ये एक चार्ज है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ टू रिलेटिव टू पोजीशन ऑफ टू रिलेटिव टू वन। रेड वाले लाइन को ऐसा बोलेंगे। Yes. अब देखना ध्यान से, मैं जो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन लिखूंगा तो ये लिखूंगा K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अब अगर लाइक चार्जेज हो तो रिपल्सिव ऑटोमेटिकली ले लेगा, अनलाइक चार्जेज हो तो अट्रैक्टिव ऑटोमेटिकली ले लेगा। बोलो। Yes. सब लोग ये बात समझ रहे हो ना? Yes. अब लाइक हो या अनलाइक हो, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब देखो K Q1 Q2 अपॉन ये R21 को हम लोग मॉड ऑफ R2 माइनस R1 लिखेंगे। यस और इसको भी लिखेंगे R2 माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1। यस तो फाइनली कुछ ऐसा बोल पाएंगे K Q1 Q2 अपॉन, मैं नीचे मॉड में R1 माइनस R2 लिखूं या R2 माइनस R1 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं जानबूझ के एक्सप्रेशन छोटा रखने के लिए ऐसा लिख देता हूं और यहाँ पर R2 माइनस R1 लिख देता हूं। दिस इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये एक एक्सप्रेशन मिल गया। हाँ या ना? नीचे क्यूब होगा, सॉरी स्क्वायर कर दिया। हाँ या ना? सर वो R21 होगा ना नीचे? वन मॉड में 2 1 लिखो या सेम 1 2 होगा ना लिखो कोई मैथ फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ ओके हाँ। जानबूझ के मैं चेंज लिखा ताकि यहाँ पर आपकी नजर जाए। सिमिलरली F12 अगर निकालेंगे तो मुझे इस एक्सप्रेशन में क्या करना होगा? यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं, इवन डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, मॉड है तो यहाँ पर R1 माइनस R2 हो जाएगा, यस Yes. है ना? तो उसको जल्दी से कॉपी कर लो वेक्टर फॉर्म को। फिर एक क्वेश्चन देता हूँ।
हो गया, आगे बढ़ो। यस सर, हो गया। सर एक मिनट। हो गया सबका? चलो एक क्वेश्चन करो। देखो ये क्यूब है, इस क्यूब के हर कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है यस है ना? तुम लोगों ने बोला नहीं और मैंने भी जानबूझ के फॉलो अप नहीं किया। तुमको याद होगा ग्रेविटेशन में मैंने क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को कि हाँ सर, वो हाँ सर, क्यूब टेट्राहेड्रल का या फाइंड करना था। क्यूब का या टेट्राहेड्रल का दिया था। सर दोनों दिए थे, CH4 का दिया था और क्यूब दिया था। तुम लोगों ने बताया नहीं, मैं भी छोड़ दिया। चलो एनीवे, ये क्यूब है, इस क्यूब के हर कॉर्नर पे क्यू चार्ज है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑफ द चार्ज ड्यू टू रेस्ट 7 चार्जेस। ठीक है, कोशिश करो इसको। आया आंसर? आया आंसर किसी को? सर 4√3 k³ अच्छा, आंसर देखना पड़ेगा। यस सर, आ गया। क्या आंसर आया, एक बार फिर से बताओ। 11√3/6 सर। गलत आया। और कोई? सर 4√3 kg²/a²। गलत आया। और कोई? देखो गलती कहाँ होती है इसमें। एनी वन ऑफ द चार्जेस बोला है तो बेस्ट है मैं ए ले लेता हूँ, यस सर। क्योंकि Yes. ये ओरिजिन है। मैं जो कर रहा हूँ ध्यान से देखते चलो। फर्स्ट R1 को मैं क्या लिखूंगा?
ए के कैप लिखूंगा, फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर को ए के कैप लिखूंगा। हाँ सर। हाँ सर। तो फर्स्ट के कारण ए पर जो फोर्स लगेगा उसको क्या लिखूंगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और 0 माइनस दिस करेंगे तो माइनस के कैप लिखेंगे। समझे कि Yes. नहीं? हाँ सर। फोर्स ऑन ए ड्यू टू 1, होगा हाँ। आर, हाँ R2 क्या होगा, ए जे कैप प्लस ए के कैप होगा। यस। सो फोर्स ऑन ए ड्यू टू 2 क्या लिखेंगे, कौन बताएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये तो हो जाएगा √2a का Yes. होल क्यूब इंटू ए जे प्लस ए के विथ माइनस साइन। सोच के बोलो। यस। R3 को मैं क्या लिखूंगा, ए आई कैप जे प्लस ए जे प्लस ए के। सो फोर्स ऑन ए ड्यू टू 3, इसको क्या लिखूंगा, तो माइनस के क्यू स्क्वायर ए आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय √3a का क्यूब। यस। पक्का? यस। सिमिलरली R4 को क्या लिखूंगा, बताओ, ए आई ए के, यस। ए आई प्लस ए के। सो फोर्स ऑन ए ड्यू टू 4, ये हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर ए आई प्लस के डिवाइडेड बाय √2a का होल क्यूब, होगा। हाँ। R5 को क्या लिखूंगा, ए आई कैप, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू 5 क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर आई कैप अपॉन ए स्क्वायर। बोलो। Yes. sir. R6 6 ये वाला है तो I प्लस जे, ए आई प्लस जे। सो फोर्स ऑन ए ड्यू टू 6 माइनस के क्यू स्क्वायर ए आई प्लस जे डिवाइडेड बाय √2a का होल क्यूब, होगा। और लास्ट R7 को क्या लिखेंगे, ए जे कैप, ए जे कैप। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू 7 माइनस के क्यू स्क्वायर जे कैप अपॉन ए स्क्वायर, होगा ऐसा। Yes. sir. इस सब को अगर ऐड कर दोगे तो नेट फोर्स मिल जाएगा। हाँ। देखो नेट फोर्स में माइनस सब में है, के सब में है, क्यू स्क्वायर सब में है, और नीचे ए स्क्वायर सब में है ऐसा। हाँ।
अब देखो फर्स्ट में है के, अच्छा एक चीज और, चलो एक ही बार कर देता हूं तो शायद समझ में आ जाए। इस रिजल्ट को ध्यान से देखोगे तो आई जे के में सिमेट्री दिख रही है तुम्हें? सबको ऐड करोगे तो मेरा कहना है कि ऐड करेंगे तो जो आई का कोफिशिएंट मिलेगा वही जे का भी मिलेगा, वही के का भी मिलेगा। Yes. यस यस सर। तो वो क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं आई प्लस जे प्लस के, है ना। अब कोई एक आई का देख लेते हैं। फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में है। तो थर्ड में हो जाएगा 1/3√3 होगा। फोर्थ में 1/2√2, फिफ्थ में 1, सिक्स्थ में अगेन 1/2√2। समझ रहे हो तुम लोग? हाँ सर। सब लोगों को समझ आया? यस सर। तो फाइनली मेरा आंसर क्या होगा, -k² ये हो जाएगा 1/3√3 प्लस 1/√2 प्लस 1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अगर मुझे इस एफ नेट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये हो जाएगा k²/a²। ये वही हो गया 1/3√3 1/√2 प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड विथ √3। हाँ। So k²/a² 1/3 प्लस √3 प्लस √3/√2, ये जो भी आएगा आंसर होगा। चमका कुछ? हाँ सर। लिख लो इसको अपने लैंग्वेज में। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और जिसका जिसका हो जाए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। होमवर्क भी एक दे दूंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर के बाद अचानक से बहुत सारा होमवर्क मिल जाएगा। केवल कूलम्स लॉ से रिलेटेड मैं एक असाइनमेंट आपको भेज देता हूँ। चलिए डन। बाय Thank you sir. Bye. थैंक यू Thank सो मच सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। सर इस वीक ग्रेविटेशन के डाउट्स का डिस्कशन होगा? ग्रेविटेशन में अभी भी डाउट है क्या? 2 लेक्चर तो डिस्कस किया, और भी डाउट्स बचा है ग्रेविटेशन में तुम्हारा? हेलो। हाँ सर। यस सर, थोड़े हैं। ठीक है, कर लूंगा किसी दिन।